मेरा नाम अमर्त्य राज है और जब मुझे ये मौका मिला तो एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हुआ क्योंकि मुझे बताया गया कि ये जो वेबिनार है वो ज़्यादातर हमारे यूथ के लिए है, जैसे कि 15 से 29 साल के लोगों के लिए। तो मैं खुद 22 साल का हूँ और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो हमारा भविष्य है वो हमारे यूथ से काफ़ी डिफाइन होता है और उससे हमारे ओर से ये विकास बढ़ना शुरू होगा। तो आप लोगों का स्वागत है, थैंक यू फॉर कमिंग। अपने बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो मैं 22 साल का हूं। मैं अभी इसी साल अपना कॉलेज ख़त्म किया और एमरी यूनिवर्सिटी से, जो यूएस में है। और यहाँ आके मैंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया जिसमें मैं ई कार्गो बाइसिकल बेचना चाह रहा हूँ। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद वो एक जब डिस्कशन हो जाए तब मैं अपने कंपनी के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा कि एक ई कार्गो बाइसिकल होता क्या है और उसके क्या गुण हैं और क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर आप लोग रेडी हो तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। या तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं अभी। अ, अगर आप एक थम्स अप या कुछ दे दें तो मैं जान सकता हूँ कि मैं शुरू कर सकता हूँ। Yes, थैंक lots of thumbs up coming. या थैंक यू, वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो आज मैं रिवॉल्वो के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरी कंपनी है, और मैं ऑल्सो इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि क्यों हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़त हो रही है और क्यों ये ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं चर्चा पे, ये मैं एक ग्राफ दिखाना चाहता था जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2022 में जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है उसमें कितनी बढ़त हुई है, और 10 साल में 2032 तक हमारे यहाँ कितनी बढ़त हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, बट जिसका जो ग्रोथ है अगले 10 साल में वो इतना ज्यादा है। तो इस बारे में मैं ये बात करना चाहूंगा कि दो चीज़ों को मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए ज़रूरी है, और दूसरी बात ये है कि इसके क्या फायदे हैं, एज वेल एज सिंस ये एक एकेडमिक डिस्कशन है जिसमें हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं किसी एक चीज़ के ऊपर। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या हो सकते हैं। तो पहले मैं एक अभी वीडियो प्ले करूंगा, छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, जिसमें हम बस थोड़ा सा कवर करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं ये शुरू करूँ। Here's a question. How much cleaner are battery electric cars and pickups compared to their gasoline-powered counterparts? To find out, the Union of Concerned Scientists studied the total global warming impacts of each type of vehicle throughout every state of its life, from material extraction to manufacturing to driving to disposal. And there's a big difference. Both cars start out on the assembly line with similar parts, made of raw materials like steel and aluminum. Where the vehicles differ is the energy and materials required to make an electric car's battery and motors versus the engine and exhaust systems of a gasoline car. More energy and materials are required to produce a battery electric car, but what happens when they hit the road? Gas-powered cars produce pollution with every gallon of gas they burn, with even more emissions coming from extracting, refining, and transporting the fuel to gas stations. Electric cars, on the other hand, run on electricity, which can be much cleaner than gasoline, depending on how the electricity is made. In fact, a gasoline car would need to get 91 miles per gallon to equal the global warming emissions produced by an average EV in the US. And remember that electric car battery? It can be recycled or reused to further reduce impacts. While making an EV produces more emissions than making a gasoline car, the emissions savings from driving an EV offset the additional manufacturing emissions in less than 2 years. And by the end of the vehicle's lifetimes,
the EV will be responsible for less than half the climate-changing emissions of a similar gasoline car, and that includes mining, manufacturing, refueling, and driving. And as our electric grid gets cleaner, the lifetime emissions from EVs in the future will be even lower. So there you have it. Switching our vehicles from gasoline to electricity means significant reductions in global warming emissions. Straight from the engineers and scientists at the Union of Concerned Scientists. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसके बारे में मैं और चर्चा करूँगा। एक चीज़ जो उन्होंने पहले बोला एकदम शुरुआत में, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो हमारे गैस या पेट्रोल व्हीकल से क्लीनर हैं। और इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग ये वेबिनार हम लोग महाराष्ट्र के बारे में हम लोग महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे हैं, और मैं खुद मुंबई का रहने वाला हूँ। तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जब से हमारे यहाँ जो ठंड का मौसम जो कहा जाता है शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ प्रदूषण एकदम से बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए कि क्यों? क्योंकि मैं यहाँ यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला-बड़ा हूँ, तो मुझे तो कभी याद नहीं है कि ठंड के महीने में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाए कि दिखने में दिक्कत हो। और इसकी एक जो जड़ है, इसकी जड़ काफ़ी बड़ी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बट आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोबिलिटी यही होता है कि आप अगर इसको आप बेसिक भाषा में समझना चाहते हैं, तो मोबिलिटी ये शब्द है जिसमें आप इस पे बात करते हो कि कोई एक जगह से दूसरे जगह लोग या सामान कैसे जा रहे हैं। तो इसमें आप बहुत ही बड़े तौर से सोच सकते हो, जैसे कि आप प्लेन या शिप या ट्रेन के बारे में सोच सकते हो, या आप माइक्रो मोबिलिटी मतलब छोटे मोबिलिटी के बारे में सोच सकते हो कि कैसे लोग अपने घर से ऑफिस या स्कूल जाते हैं और कैसे वापस आते हैं, या कैसे आपके सामान जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो वो फैक्ट्री से आपके घर आते हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए हम पिछले 100 सालों से ज़्यादा तक हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक समय था जब एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि एक समय था जब मुंबई में ट्रैफिक नहीं था। बट उसको यकीन करना ही थोड़ा आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि जहाँ आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक हो गया है। और ज़रूरी बात ये सोचना है कि अब हर रास्ते पे इतने ज़्यादा गाड़ियाँ हो गए हैं कि जितना प्रदूषण एक-एक गाड़ी बना रहा है, साथ में वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हम पे कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें ईवी की, ये एक नई टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए है जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुआ है। और इसके बारे में मैं बात करूँगा कि क्यों कहा जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। पहले जो कुछ चीज़ें जिन पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करना चाहता हूँ, उस पे ये है कि रिड्यूस्ड एमिशन। तो रिड्यूस्ड एमिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक कार्स में अगर आप देखें तो उसमें एक एग्ज़ॉस्ट इंजन नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी बनता है वो उसका वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है काफ़ी हमारे सब पेट्रोल वाली गाड़ियों में, वो इन गाड़ियों में नहीं होता। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गाड़ियों से हमारे वातावरण में रोज़ जा रहा है, वो नहीं जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो एक उन्होंने ग्राफ दिखाया था, जिसमें वो लोग बात किए थे कि कैसे 57% से कम इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप ये सोचते होंगे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर उसमें एग्ज़ॉस्ट है ही नहीं, तो फिर हम लोग क्यों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सिर्फ़ आपके गाड़ी के इस्तेमाल से ही वातावरण पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जो पूरा प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं और उसको फैक्ट्री भेज रहे हैं, फैक्ट्री में उसका काम चल रहा है, जो पेट्रोल हम लोग डाल रहे हैं, उन प्रोसेसेस से भी काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है हमारे वातावरण। तो इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि हालाँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में ज़्यादा कार्बन एमिशन लगता है, उसके यूज़ में उतना नहीं लगता है। और अगर आप लोग चाहें तो टुवर्ड्स द एंड हम लोग एक Q&A में
अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में और थोड़ी बात कर सकता हूँ। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, यह है कि लोअर कॉस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग देखे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की दाम कितनी होती है, तो आप ये जानेंगे कि आज के आज के दिन में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा महंगे हैं। और इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे गाड़ियां बन रही हैं, जो फैक्ट्री सेटअप हुई हैं, उनके पास करीब 100 से ज्यादा साल हुए हैं अपने टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके पार्ट्स को असेंबल करने में और एफिशिएंट होने के लिए, जिसके वजह से आज के दिन उनका प्राइस कम है। बट अगर हम लोग सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना बढ़ गया है, आई थिंक 100 से ज्यादा हो गया है। तो आप अगर रोज जाके, अब आप हर 5-10 दिन में आप अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप सोचें कि आप एक बार में अगर आप पूरी टंकी फुल करवाएं अपने गाड़ी में, तो उसका कॉस्ट आपको आ जाता है करीब 3 से 5 हज़ार रुपए। बट हर बार आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करें फुल चार्ज तक, तो उसका कॉस्ट आपको करीब 20 से 25 रुपए आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म में करीब 2 से 3 साल में आपकी इलेक्ट्रिक की गाड़ी आपके पेट्रोल की गाड़ी से सस्ती हो जाती है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, और इस पे मैं एक ग्राफ भी दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग इस स्क्रीन पे काफी देर तक रहे हैं। तो ये एक बात है कि जो मैप आप देख रहे हैं, ये आप जान सकते हैं कि ये भारत का ही नक्शा है। इसमें जो बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर जो प्रदूषण हमारे हवा में है, अगर वो उसके वजह से लोगों की जो जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइक जितना वो नॉर्मली जीते हैं, उससे 10 साल कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट दिल्ली में हुआ है। और ये तो हम जानते ही हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र में होते हुए हम लोग थोड़े से लकी हैं, क्योंकि हमारे पास समुंदर है, जिसके वजह से थोड़ा उसमें थोड़ा प्रदूषण के बाहर ले जाने में थोड़ा हमें फायदा होता है। बट अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे हमारे यहाँ काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जैसे कि ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो, और जितने हमारे यहाँ गाड़ियां बन बढ़ गई हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो हालात है वो दिल्ली से बहुत अच्छा है। तो यही है कि अगर हम लोग इस चीज को आज नहीं सुधारें, तो अगली पीढ़ी की ही नहीं, हमारी पीढ़ी को भी दिक्कत है, क्योंकि 10 साल से कम हमारी जीवन की जो जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। उसके ऊपर से अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, तो हम लोग सब जानते हैं कि लोग इंडिया में बहुत हैं, और जो हमारी ताकत है वो उन लोगों से ही आती है। तो अगर हम लोग, जैसे कि ये तो कहा नहीं जा सकता कि किसी भी जिंदगी पे एक एक प्राइस है, कीमत है। बट हमारी जो ताकत है वो हमारे हमारे पॉपुलेशन से आती है, कि हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग मिलजुल कर इतना काम कर सकते हैं, इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट इन्हीं बीमारियों की वजह से, जो जो प्रदूषण से हवा के प्रदूषण से बढ़ रही हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ काफी बीमारियां और डेथ्स बढ़ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत हमारे यहाँ महामारी होती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। तो ये जो महामारी होती है ग्लोबली, दुनिया भर में, वो कम जाने ले देती हैं, जितना जो है प्रदूषण की वजह से जाने जाती हैं, जिसमें आपका लंग में बीमारी आती है, या आपके ब्रीदिंग में बीमारी आती है। और इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें, तो ये होता है कि हमारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है, बिकॉज बहुत लोग अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करते हैं, अपने परिवार के लिए, और उनके जाने से जो इम्पैक्ट उनके परिवार पे पड़ता है, वो छोटा छोटा जो इम्पैक्ट है वो जुड़ के हमारे देश पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। तो यही है कि अगर हम लोगों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, तो वो हम लोग कैसे ध्यान दे सकते हैं, और कैसे एक बड़ी जड़ को हम लोग
का एक जो कहते हैं सोल्यूशन ले आ सकते हैं। तो अब मैं प्ले करने वाला हूँ एक और छोटा सा वीडियो, जिसमें एक ये छोटा सा इंटरव्यू है कुणाल गुप्ता का, जो ई मोटर आर्ट्स में, ई मोटर आर्ट एक और कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइक्स में वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बेच रहे हैं। और ये एक बात कर रहे हैं कि इंडिया का क्या हालात है आज के दिन, और कैसे मार्केट बढ़ने वाला है, और क्या चुनौतियां हैं जो आज इसको मतलब अ, जैसे आप कह सकते हैं रियलिटी में लाने के लिए उनमें क्या चुनौतियां हैं। तो मैं बस ये वीडियो एक छोटा सा प्ले करने वाला हूँ। With alarming pollution levels and increasing petrol and diesel prices, switching to electric vehicles or EVs are no longer an option. It is a necessity for India. We need cleaner air and EV is the solution. But can India transition from conventional cars to environment-friendly electric vehicles? Let's find out all about that. What are the challenges and where do we stand in the EV industry today? The US market, the Europe market has already adopted to it on a very, very large scale, and India is moving towards that. So I see a very bright future towards our EV segment. So Indian roads are currently dominated by petrol and diesel cars and bikes, and only 1% of the vehicles in India are electric, out of which more than 90% of electric vehicles are low-speed electric scooters. But the Indian government and manufacturers are ambitious. World's leading electric car manufacturer, Tesla, is also planning to launch electric cars in India soon. Other serious players like Tata, Hyundai, Ola, Ather Energy, and a dozen of Indian startups have launched their electric cars or bikes in the country. But since these EVs have low maintenance cost, they are slightly expensive. Tata Nexon, which is currently the best EV car in India, is priced at around 14 lakhs. Hyundai Kona Electric starts at around 23 lakhs. And the recently launched Ola e-bike starts at around 1 lakh. So besides higher prices, there are a lot of other challenges as well in the Indian EV industry. One main challenge is the infrastructure, the complete EV infrastructure. When we say this, we do not have the charging infrastructure in place today. We do not have charging points at our parking lots or malls parking lots or building parking lots or anywhere else. And that is where the whole EV industry as a whole is facing a challenge. The biggest challenge is lack of charging infrastructure. Electric vehicles need to be charged, so the way we have petrol pumps and gas stations spread across the country, we would need charging stations on highways and in the city. And India needs to develop a widespread charging infrastructure in both urban and rural areas for India to adopt electric vehicles. Another crucial challenge is range anxiety. Buyers are often worried if the electric bike or car will be capable enough to travel long distances before the battery runs out. And due to lack of charging stations, the range won't be sufficient, unlike the conventional vehicles which can be refueled at fuel stations all across the country. People expect the same performance from an EV today as they expect from an Activa or a motorbike, right? That market is matured for years. This is something which is developed. This is a product, and EV is a product which is being developed for last 5 to 10 years. So it will take certain amount of time to achieve that quality, I'll say. But then similarly, it is very friendly to your pocket. It is very friendly to your environment. It is very friendly to your air, your noise, everything. It is good. So I think people should start adopting EV just for the greater good of the country, also to their pockets. Thirdly, India relies on other countries for lithium-ion batteries, which is a key component in EVs. So India has to manufacture made in India lithium batteries to push e-mobility. It is not only that lithium ion can be made, the batteries can be made in China. It is absolutely being made in India today as well. The only point is it is not being made at scale since the country is not adapting to the EV. There are a lot of misconceptions also in the minds of Indian buyers, whether e-vehicles are safe to use and easy to maintain. This is a very broad term when we say electric vehicles. You will see the whole shift in India commute was started with a cycle, went to a two-wheeler, went to a motorbike, and then came to a car.
similar. It is a similar structure which is happening in the EV space, right? ठीक है। तो ये थे कुणाल गुप्ता, जिनकी एक कंपनी है ई मोटर आर्ट, जो ई बाइसिकल और ई बाइक बेच रही है। बट मेन चीज पे मैं फोकस ये करने वाला हूँ कि जो 3 पॉइंट इस वीडियो में बने हैं कि जो चुनौतियां हैं आज इस इंडियन मार्केट के लिए। तो ये 3 चीजें हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि चार्जिंग लोग अपना कहाँ पे करें। अगर आप लोग बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं और सोचे अरे मेरा पेट्रोल कम है, तो आप इतना चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5-10 मिनट से ज्यादा पे कोई कोई पेट्रोल पंप तो रहता ही है। बट यही चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं है कि अगर आप अपने गाड़ी में बैठे हैं और आप देखें कि चार्ज कम है, तो आप आप उस आश्वासन के साथ आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, ये सोच के कि मैं 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा चार्जिंग स्टेशन और मैं अपना गाड़ी चार्ज करवा लूंगा। तो वो एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे जैसे बनती रहेंगी वैसे लोगों को एक सहायता मिलेगा, उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगा कि आप लोग ईवी चला सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि रेंज। हम सबको, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हर गाड़ी में रेंज होती है या माइलेज होती है। तो लोगों को ये चिंता होता है कि अरे मेरी गाड़ी तो एक चार्ज पे सिर्फ 300 किलोमीटर चलेगी, जो अगर आप सोचे तो एक्चुअली एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। बट हाँ, हर आदमी का एक हर इंसान का एक चिंता रहता है कि अगर मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई तो इसका यही सोल्यूशन है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। और अगर हम अपने कंट्री के बारे में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, उस उस लेंस से देखें, तो लिथियम एक केमिकल है जो बैटरीज के बनने में बहुत ही जरूरी है। और जो हर बैटरी आप आज यूज कर रहे हैं, मैं ईवी की ही बात नहीं, अगर आप अपने फोन पे जिस डिवाइस पे आप अभी इस वेबिनार को देख रहे हैं, उनमें जो बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन की होती हैं। तो लिथियम आयन एक केमिकल होता है जिसका ज्यादातर हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, और वो ज्यादातर चाइना से होता है। तो बहुत सारी कंपनी जब इंडिया में बढ़ती हैं तो उनका वो एक डिपेंडेंस वो बढ़ जाता है चाइना के मार्केट पे, जिसको जो ऑनेस्टली हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली ये आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया हो। तो बिफोर आई गेट इनटू रिवॉल्वो, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि क्यों उन्होंने बोला कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाला मार्केट है इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बहुत लोग इंडिया में बहुत सारे लोग गाड़ियां रखे हुए हैं, बट आज भी ज्यादातर लोग 2 व्हीलर्स चला रहे हैं। और 3 व्हीलर्स जैसे कि रिक्शा बहुत ही जरूरी है लोगों के आने जाने में, ऑफिस जाने में, स्टेशन जाने में, हर जगह जाने में। लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा का, आई मीन सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिक बट रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो यूज हो रहा है वो इन्हीं 2 टाइप ऑफ व्हीकल्स का हो रहा है। तो इनका भी एक परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। तो या तो अगर हम लोग देखें तो ये एक रिवॉल्वो के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और अभी मैं उस आपकी परिचय भी करा दूंगा रिवॉल्वो के साथ। बट मुझे ये भी कहा गया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता के बारे में बात करूं। तो मैं यही अ, थोड़े से समय में बताना चाहूंगा कि क्यों मैं इस कंपनी की शुरुआत करने की सोची, और आज का हालात क्या है हमारे इंडस्ट्री। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग में विश्वास ज्यादा करने लगे। जो आप देखे होंगे कि जो लोग सोचते थे कि अरे बट मैं बिना कपड़ा ट्राई किए कैसे मंगा सकता हूँ ऑनलाइन, मुझे तो मॉल ही जाना है, आज वही लोग बेझिझक अपने घर पे जो है हर चीज ऑनलाइन मंगाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो राशन हो। तो जो हमारा जो लॉजिस्टिक्स या जो डिलीवरी वाला सेक्टर है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और जो एक
जो आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन पे, तो उस एक चीज का सफर बहुत लंबा होता है, क्योंकि आपने एक एक नोटबुक आपने मंगाई, तो उसका वेयरहाउस, वो एक वेयरहाउस कहीं गुजरात में हो सकता है, फिर वो प्लेन से मुंबई आता है या ट्रेन से मुंबई आता है, फिर वहां से वो आपके पास वाले किसी वेयरहाउस में जाता है, और उसके बाद एक कोई डिलीवरी राइडर आपके घर पे आके वो दे आता है। बट अगर आप देखें, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें, तो जो सबसे महंगा हिस्सा है इस पूरे सफर का, वो उस डिलीवरी राइडर का है जो आपके यहाँ से, अब जो वेयरहाउस से आपके घर तक डिलीवरी कर रहा है। और वो जो है वो बात लोगों को बहुत ही सरप्राइज करती है, चौंकाती है कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, वो इतना ज्यादा पैसा कैसे ले रही है। और ये इसके वजह से है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हुआ है, जो बढ़त हुआ है, वो इतने तेज हुआ है कि हम उसके साथ डेवलप नहीं हो पाए हैं, और इसलिए हमारा जो डिलीवरी का सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाया है। और आज भी हमारे डिलीवरी राइडर्स ज्यादातर पेट्रोल के यूज किए हुए मोटरसाइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है, एक तो मैंने ये बात की कि जो इनएफिशिएंसी की बात की, वो ये है कि उसकी अगर आप देखें तो दाम भी कंपनी का बहुत बढ़ता है, तो कंपनी का बहुत दाम बढ़ता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो अपना कॉस्ट कम कर सके। तो वो एक चीज है जो बिजनेसेस को बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आप स्मॉलर बिजनेसेस, इंडिया में बेस्ड बिजनेसेस के बारे में देखें, तो वो जो है वो कॉस्ट जो है उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। एक और चीज, कंजेशन एंड ट्रैफिक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, और ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो है डिलीवरीज हमारे वैन्स में भी हो रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं हमारे यू नो हमारे शहरों में। तो मुंबई की ट्रैफिक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बट दिल्ली, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों में भी बहुत ही ट्रैफिक बढ़ चुका है। और प्रदूषण के बारे में बात तो मैंने ऑलरेडी की हुई है कि कैसे जो है वो हमारे स्वास्थ्य पे एक इम्पैक्ट कर रहा है। तो मार्केट रिसर्च अगर आप देखें, तो मार्केट रिसर्च मेरे हिसाब से ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो हमारे लोगों से बड़ा है। तो जो हमने रिसर्च किया वो ये था कि हम लोग मुंबई के सड़कों पे गए और लोगों से ये पूछे, स्पेशली ये लोग, वो लोग जो डिलीवरी करते हैं, कि आपको क्या कठिनाइयां आती हैं डिलीवरी करने में। तो बहुत सारे लोग बोले कि उनको स्ट्रेस बढ़ता है फिजिकली, जो अपने कंधों पे, अपने पीठ पे इतना भारी भारी लोड लोड लेकर जा रहे हैं, उस पे जो है उसके वजह से उनको जो है उनको दर्द होता है, उनके उनके शरीर पे स्ट्रेस पड़ता है। रोड की कंडीशन, पेट्रोल की दामें जो रोज पे रोज बढ़ते जा रही हैं, ओके, और उसके ऊपर से सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि बहुत लोगों का ये हो गया है कि आप अभी डिलीवर करिए, 10 मिनट में डिलीवर करिए, और जो उनके हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये जो चीजें थे उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, उसके लिए हमने जो है ये ई कार्गो बाइसिकल का की शुरुआत की। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि आज की हालात क्या है, कि जो साइकिल्स हैं, जो जो माल हाथ गाड़ी जो कहा जाता है, उस पे लोग कैसे बहुत सारा सामान ढोकर ले जाते हैं। कभी वो अपने पीठ पे ले जाते हैं, या ऐसे साइकिल पे ले जाते हैं जो उस भार को उठाने के लिए नहीं बनी हुई है। तो उसकी वजह से ना तो इंसान पे तो वो एक प्रॉब्लम पड़ता ही है, कि उनके स्वास्थ्य पे, उनके शरीर पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो पड़ता ही है। बट ऑल्सो जो सामान आप ले जा रहे हो, वो भी आप रिस्क पे डाल रहे हो। अगर आप देखिए कि जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख लीजिए कि ये आदमी जो है, पता नहीं, अगर आप सोचे मे बी 200 अंडे जो है अपने साइकिल पे ले जा रहा है, वो उसकी रोज की कमाई है। अगर वो अंडे गिर गए तो उसकी आज की कमाई तो खत्म। बहुत ये जो हम साइकिल्स देख रहे हैं, वो कैसे जो है लटका लटका के जो है सिलेंडर्स ले जा रहे हैं। अगर कोई सिलेंडर जो है गिर जाए तो उसका क्या रिस्क हो सकता है। तो वो एक चीज है कि हम लोग क्यों ना अपने डिलीवरीज के लिए ऐसी चीज को इस्तेमाल करें जो उसके लिए बनी हुई है। तो मैं एक और वीडियो प्ले करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, जो हमारे
या जो हमारा एक Increase the length of your manhood if you want to increase the size of your tool and make it stronger and harder is to go to your सो या ये एक वीडियो है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी वीडियो। A world that keeps moving forward demands decarbonizing our transportation systems with a solution that is efficient, eco-conscious, and affordable. The world demands Revolvo. The earth-friendly cargo bike, proudly made in India and designed to bring convenience to your last-mile deliveries. With its powerful electric motor, powered by sustainable energy, Revolvo is committed to reducing carbon footprint and making your delivery effortless. Be it groceries, heavy home items, or someone's favorite plants, you can deliver it all with not only your complete safety, but your cargoes as well. With an industry-first ergonomic design, Revolvo ensures front carriage of the cargo, reducing physical strain on the driver's back, as well as the mental strain of balancing large packages. Empower your delivery fleet with a more comfortable, efficient, and productive delivery experience so they can seamlessly glide through congestions and safely reach their destinations faster than ever before. Say goodbye to fuel cost and hello to a better way forward. Save both time and money, making each last mile worth a smile. With Revolvo, deliver what matters the most. A better future. पोस्ट कर देता हूँ। बेसिकली अब आपका अब आप देख चुके हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरी कंपनी की वो क्या है। तो ये रिवॉल्वो ई कार्गो बाइसिकल्स हैं। इसका एक अगर हाँ, अगर ये एक फोटो है एक जूम इन वाला कि ये बाइसिकल कैसे दिखती है दिखने में, अगर आप लोग नहीं देखे हो, इसमें आगे जो है सामान कैरी करने के लिए एक जगह दी गई है जिसमें आप राइडर के सहित 150 केजी ले जा सकते हैं। तो अगर आप एक एवरेज राइडर का वेट अगर आप से 70 पकड़े तो आप करीब 80 केजी जो है इस पे आराम से ले जा सकते हैं। इसके क्या फीचर्स हैं ये भी मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ कि उसमें एक 250 वॉट का मोटर है, उसमें एक बैटरी है जिसमें 3 साढ़े 3 घंटे में फुल चार्ज होता है और एक बार में वो करीब डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बड़ी बैटरी खरीदें वो 40 से 60 किलोमीटर तक एक चार्ज में चल सकती है। और उसकी स्पीड जो है 25 किलोमीटर तक ही सीमित है क्योंकि 25 किलोमीटर के ऊपर ये रोड एक्ट में इसको रजिस्टर करना पड़ता है और लाइसेंस इसके लिए लगती है। बट 25 किलोमीटर तक आपको इस बाइसिकल को ना तो रजिस्टर करना होगा ना आपको उसको चलाने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे ये जो है ये हमारे चुनौतियों को एक सोल्यूशन दे सकता है। ये है कि कंजेशन जो है वो टू व्हीलर से कम हो जाती है। जैसे कि जितने बड़े बड़े आप गाड़ियां देख रहे हैं वो ट्रैफिक में काफी जो है फंस जाती हैं। तो ऐसे आपको एक सोल्यूशन मिलता है जिसमें एक छोटी सी बाइसिकल बीच में से चली जाती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये है कि आप इसमें कोई एमिशन नहीं है। इसमें जो एग्जॉस्ट होता है नॉर्मल आपकी मोटर बाइक या स्कूटर में वो नहीं है। तो उसके वजह से आप जो है काफी जो है प्रदूषण बचा रहे हो आप अब हमारे वातावरण में नहीं डाल रहे हो। और पार्किंग के लिए भी
जो राइडर्स हैं उनको आसानी होती है। तो आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग कि हमारा जो एक विजन है, एक जो हमारा मिशन है, ये है कि अर्बन मोबिलिटी, या जो नॉट ओनली अर्बन बट अगर हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रो मोबिलिटी, जो एक जगह से दूसरे जगह छोटे डिस्टेंसेस की जो मोबिलिटी है, वो हम लोग कैसे अच्छी कर सकते हैं और उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, और एक ऐसा भविष्य हम लोग हमारे यू नो एबिलिटी में सीमित कर सकते हैं कि कैसे एक भविष्य हम लोग जो है सोचें जिसमें ना तो हमारा भी फायदा हो बट हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी की सहायता हो। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज द प्रेजेंटेशन।